एक बात सोच के बताइए कि एक डिफॉल्टर मतलब जो लोन के ऊपर डिफॉल्ट कर गया, जिसने लोन वापस नहीं करा, जब तक वो देश छोड़ के चला ना जाए आपको समझ में नहीं आता उसका डिफॉल्ट हुआ है। एक विजय माल्या फ्लाइट पकड़ के भाग गया, एक नीरव मोदी फ्लाइट पकड़ के भाग गया, आपको उसके बाद समझ में आया इसका डिफॉल्ट हो गया। समझे मैं क्या पूछ रहा हूं? तो और ऐसा नहीं है कि वो 2, 4, 500 करोड़ का डिफॉल्ट करके भागा है। उस जमाने के एक्सचेंज रेट के हिसाब से $1 बिलियन डिफॉल्ट था वो। $1 बिलियन का डिफॉल्ट। 1 बिलियन मतलब 6,500 करोड़, मतलब तब डॉलर 60-65 रुपए का था। तो 6,500 करोड़ का डिफॉल्ट करके एक आदमी भागता है या दो लोग भागते हैं, जिन दो लोगों का नाम हम लोगों को पता है। इसके सिवा ऐसे 800 से ऊपर डिफॉल्टर्स हैं जो पिछले 20 साल में भागे, जिनका नाम हमें पता ही नहीं है। वो भी आधे वही है, यूके में ही है, ब्रिटेन में ही है। ब्रिटेन में इसलिए क्योंकि वहां पे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो वही भागते। तो वो वहां चले गए। तो ये चीज आपको कब समझ में आई? जब वो चला गया देश छोड़ के। ऐसा तो है नहीं कि 6,000 करोड़ का डिफॉल्ट ओवरनाइट हो गया हो, रातों रात। ऐसा इतना बड़ा डिफॉल्ट रातों रात हो सकता है? भाई अगर आप इतने लोन दे रहे हो तो आपने बीच में एक बार तो पैसा मांगा होगा। उस टाइम जब उसने पैसा नहीं दिया होगा तो कुछ तो एक्शन लिया होगा आपने। आप तब सो रहे थे क्या? बैंक वालों को एक धमकी सी समझ लीजिए ये दी गई। आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे जब उसने पहला डिफॉल्ट करा, दूसरा डिफॉल्ट करा? अब जब आप एक इकट्ठे इतना बड़ा डिफॉल्ट हो गया तो आपको याद आया कि डिफॉल्ट हो गया और वो अब तो आदमी है ही नहीं देश में, तो चला गया, क्या कर लोगे? तो उस चीज को देखते हुए ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, इसने स्पेसिफिक ये चीज बोली कि आपको इसके डेडिकेटेड ट्राइब्यूनल बनाने पड़ेंगे। ट्राइब्यूनल जानते हैं आप? क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी, जो न्यायालय की तरह होता है, लेकिन इसके दो फायदे हैं। एक ट्राइब्यूनल के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है ट्राइब्यूनल का कि वहां पे क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, जल्दी डिसीजन होता है। टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ जस्टिस, ये बोल सकते हैं आप, टाइम बाउंड। और टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ जस्टिस भी सबसे पहले कौन से ट्राइब्यूनल ने किया था? एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने। आपने सुना होगा इसका नाम। एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो एनवायरमेंट के केसेस होते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के केसेस होते हैं, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, इसके केसेस होते हैं। इसमें 6 महीने के अंदर अंदर आप केस डिस्पोज ऑफ करोगे, चाहे जो मर्जी हो डिसीजन, यस या नो, फेवर में हो या अगेंस्ट हो, आप उसको 6 महीने में डिस्पोज ऑफ करेंगे। ये चीज तब बोली गई थी। और उस एनजीटी के चलते जितने भी ट्राइब्यूनल्स आगे आए उन सब में कोशिश ये करी जाती है कि टाइम बाउंड का लिमिटेशन लगाया जाए। अगर टाइम बाउंड का लिमिटेशन नहीं है तो भी आप उसको मतलब एक सही टाइम पे फिनिश करें। ऐसा नहीं है कि केस चल रहा है तो चलता ही चला जा रहा है, तारीख पे तारीख आती चली जा रही है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज को देखते हुए ट्राइब्यूनल का फायदा इसमें देखा गया। पहला फायदा ट्राइब्यूनल का है कि वो टाइम बाउंड जस्टिस करता है, और दूसरा फायदा जो ट्राइब्यूनल का है वो ये है कि वो स्पेसिफिक केस को स्टडी करता है। मतलब अगर इंसॉल्वेंसी के केसेस होंगे तो आप ये समझ के चलिए कि वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इंसॉल्वेंसी का ही केस देखेंगे। अगर एनजीटी होगा वो सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट के केसेस देखेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल होगा वो सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग के केसेस देखेगा। टेलीकॉम ट्राइब्यूनल होगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी के केसेस देखेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? उसी तरीके से इंसॉल्वेंसी के केसेस के लिए 2 ट्राइब्यूनल बनाए गए। पहले ट्राइब्यूनल को कहा जाता है डीआरटी। जो पहला ट्राइब्यूनल है इसे कहा जाता है डीआरटी। डीआरटी का मतलब होता है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। और दूसरा जो ट्राइब्यूनल बनाया गया है इसमें उसको कहा गया एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। शायद आपने इस ट्राइब्यूनल का नाम सुना होगा अखबारों में, एनसीएलटी का नाम। एनसीएलटी का नाम बहुत ज्यादा यूज होता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ये 2 अलग अलग ट्राइब्यूनल है। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल एक ऐसा ट्राइब्यूनल है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यानी एक इंसान द्वारा डिफॉल्ट के केसेस को ट्राई करता है। मतलब अगर एक इंसान किसी ने लोन लिया और वो डिफॉल्ट कर गया, आपको इंडिविजुअल अगर लोन लेगा तो किस चीज के लिए लेगा? हाउसिंग लोन लेगा। अगर मान लीजिए छोटे मोटे बिजनेस के लिए भी लोन लिया है, छोटा बिजनेस, बड़ी कंपनी नहीं होगी, छोटे बिजनेस के लिए लोन लिया है, गाड़ी का लोन लिया है, ऐसी किसी चीज के लिए लोन लिया है और वो उस पर डिफॉल्ट कर जाता है, वो रीपे नहीं कर पाता, तो उसका केस कहां जाता है? डीआरटी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में जाता है। और अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी कंपनी लोन लेके, किंगफिशर एयरलाइंस
जो है लोन लेके डिफॉल्ट कर जाती है तो उसका केस जाता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में। ये दो अलग अलग ट्राइब्यूनल है। तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के बारे में ये चीज कही गई कि आप इसका जो केस है वो टाइम बेसिस पे या टाइमली बेसिस पे या एक टाइम बाउंड मैनर में रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल का जो पर्पस है, इस पर्पस को आप अलग से याद रखें। इसका जो पर्पस है वो ये है कि इंडिविजुअल द्वारा डिफॉल्ट का केस कहां जाएगा, डीआरटी पे जाएगा, और अगर कंपनी द्वारा डिफॉल्ट का केस होगा तो वो एनसीएलटी के पास जाएगा। ये आईबीसी का सधा हुआ डिस्टिंक्शन था। ऐसा नहीं है कि डीआरटी कोई नई चीज है, डीआरटी 1991 से चला आ रहा है, लेकिन वो इस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा था कि इंडिविजुअल का डिफॉल्ट यहां पे जाएगा, क्योंकि वैसा कानून ही नहीं था। आईबीसी तो 2016 में कानून आया है, तो उसके पहले के भी कानून आपको बता देता हूं। 1991 में जो डिफॉल्ट्स होते थे, उस टाइम के जो डिफॉल्ट्स हैं उस पर नरसिम्हम का नाम आपने सुना होगा। नरसिम्हम कमेटी द्वारा रिकमेंडेशन आए थे कि बैंकों के एनपीए को कम करने के लिए एक खास कंपनी आपको बनानी पड़ेगी, जिसको क्या कहा जाता है, एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भारत में एक नाकामयाब कॉन्सेप्ट रहा है, जिसकी वजह से नरसिम्हम कमेटी 2 1997 में जब बैठी थी तो उन्होंने उसी चीज को एक बेटर तरीके से लागू करने के लिए एक नया कानून सजेस्ट किया था, जिसका नाम था सरफेसी एक्ट। सरफेसी कानून आया था 2003 में, और सरफेसी के बाद और जितने सरफेसी के लूप होल्स थे उसको भरने के लिए आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था सन 2016 में। ऐसे करके 3 कानून आए हैं, मतलब 2 कानून आए हैं और एक कॉन्सेप्ट आया था। एआरसी आज तक चल रहा है, लेकिन एआरसी कभी कामयाब नहीं हो पाया। उसी टाइम पे डीआरटी भी प्रपोज किया गया था। तो डीआरटी चला तब से आ रहा है, डीआरटी भी काफी संख्या में है, लेकिन उसका सही यूज अब अप्लाई होना शुरू हुआ है। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, समझे आप लोग? अब इसमें न्यूज क्या है, ये तो फैक्ट है, तो न्यूज क्या हुई, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऐसी स्थिति आने से पहले कि डीआरटी में केस जाए, एनसीएलटी के लिए नहीं हो रहा है, एनसीएलटी एक अलग तरीके से चलता है, क्योंकि कंपनी का डिफॉल्ट आप समझ के चलिए 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपए का नहीं होता। कंपनी का डिफॉल्ट करोड़ों में होता है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में हो सकता है, 100 करोड़ 500 करोड़ का डिफॉल्ट हो सकता है। इसलिए इस चीज का बिल्कुल अलग चलेगा काम, ये चीज का काम बिल्कुल अलग चलेगा, ये इसकी तरह नहीं होता है। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल का डिफॉल्ट शुरू हो सकता है 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए से शुरू हो सकता है। इसलिए यहां पर डिफॉल्ट होने से पहले या डिफॉल्ट हो जाने पर भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, यानी कि कोर्ट के बाहर का सेटलमेंट किस तरीके से हो रहा है, वो चीज इसको लेके यूज में है। उसमें यह बताया गया कि हर चीज में आपको डीआरटी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब किसी ने 50,000 का डिफॉल्ट कर दिया बैंक के लोन पे, बैंक तो चला जाएगा डीआरटी के पास कि मुझे केस करना है। बैंक के तो 50,000 रुपए जा रहे हैं, लेकिन उसमें डीआरटी के ऊपर कितना बर्डन बढ़ रहा है। ऐसी 50,000 करके 1 लाख केसेस डीआरटी के सामने पहुंच जाएंगे, तो डीआरटी कैसे करेगा काम? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो इस वजह से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का ऑप्शन यहां पे दिया गया है कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी करने की कोशिश करें, जिससे कि डीआरटी के ऊपर इतना बर्डन ना हो। समझ में आ रहा है? ये डीआरटी को लेकर न्यूज है।